दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने विलयन के प्रकार पढ़े थे जो अभी तक आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने विलयन दोस्तों 3 प्रकार के बताए थे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। दोस्तों इस चैप्टर में आगे हम इस कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से विलयन के बारे में पढ़ेंगे? कोलाइडी विलयन के बारे में इस चैप्टर में आगे जानेंगे हम। तो कोलाइडी विलयन में आपको कणों का आकार तो याद है। कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का व्यास होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। ठीक है, अच्छा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो हमको पढ़ना है कोलाइडी विलयन। अब मेरी बात को सुनना और ढंग से समझना। जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें भी 2 अवयव होते हैं। वास्तविक विलयन में 2 अवयव होते हैं, आपको ध्यान हो तो। वास्तविक विलयन चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। ध्यान है, कोलाइडी विलयन में 2 अवयव होते हैं, इसमें भी 2 अवयव होंगे। क्लियर कर लेना मेरी बात को समझते हुए। एक अवयव होता है पहला विलय, यहां पर विलय नहीं, विलय के स्थान पर लिखा मैंने परिक्षिप्त प्रावस्था। ढंग से समझ लो, यहां विलय और विलायक शब्द नहीं आएंगे। वो तो वास्तविक विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। कोलाइडी विलयन में भी 2 अवयव होते हैं। पहला तो है परिक्षिप्त प्रावस्था। यह है, मतलब सिंपल भाषा में कहूं, कोलाइडी विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ जाएगी, लिख रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगी। कोलाइडी विलयन का जो अवयव कम मात्रा में होता है वो विलयन है, वो अवयव है परिक्षिप्त प्रावस्था। वास्तविक विलयन के किसके समान है? ये विलय के समान। तो मैं ध्यान होगा, वास्तविक विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और कोलाइडी विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। और दूसरा अवयव है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? यह कोलाइडी विलयन का वह अवयव है, समझ जाओ, जो अधिक मात्रा में होता है। कोलाइडी विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। और ये किसके समान है? वास्तविक विलयन के, विलायक के समान। तो वास्तविक विलयन में तो 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक, जबकि कोलाइडी विलयन में उसके स्थान पर क्या होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, अच्छा एक बात और बता रहा हूं, इसको भी याद रख लेना, कभी काम आ जाए। मैंने लिखा परिक्षेपण माध्यम और इधर लिख रहा हूं कोलाइडी विलयन का नाम। एक सारणी सी बना रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना। कोलाइडी विलयन का नाम, एक सारणी बना रहा हूं दोस्तों आपके सामने। अगर परिक्षेपण माध्यम जल है तो कोलाइडी विलयन का नाम होगा हाइड्रोसॉल। क्या होगा? हाइड्रोसॉल। याद कर लो, परिक्षेपण माध्यम जल है तो कोलाइडी विलयन का नाम बोलेंगे अपन हाइड्रोसॉल। हाइड्रो मतलब जल। ठीक है, अच्छा अगर
परिक्षेपण माध्यम कोई एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, समझ गए, ये भी हो सकता है ना, तो उसको बोलेंगे कोलाइडी विलयन को हम एल्कोसॉल। क्या नाम होगा उसका? एल्कोसॉल। अगर बेंजीन है, बेंजीन परिक्षेपण माध्यम, तो कोलाइडी विलयन का नाम होगा बेंजोसॉल। बेंजोसॉल। और अगर वायु है परिक्षेपण माध्यम, तो कोलाइडी विलयन का नाम होगा एरोसॉल। एरोसॉल। तो इन्हें भी याद कर लो आप, अगर याद कर लो फटाफट। परिक्षेपण माध्यम जल है तो कोलाइडी विलयन का नाम हाइड्रोसॉल। परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो कोलाइडी विलयन का नाम एल्कोसॉल। परिक्षेपण माध्यम वायु है तो एरोसॉल, और बेंजीन है तो बेंजोसॉल। बहुत इजी। तो इसको भी वीडियो इसे यहाँ तक पॉज करके फटाफट दोस्तों नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे पहले नोट करो। कर लिया? अब इसके बाद पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हैं अपन। अब पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हमें कोलाइडी विलयन ही पढ़ना है लास्ट तक। अब ठीक है, लगभग 60-70% चैप्टर हो चुका है। लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पर थ्योरेटिकल है, याद हो सकता है। संग संग पढ़ रहे हो तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा आपके ये। अब पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, मतलब कोलाइडी विलयन का के प्रकार, है ना, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, तो 3 वर्गीकरण हैं अलग अलग। तो पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। मैं आपको कोलाइडी विलयन के 3 वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तो पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम तो आप जान गए होंगे। जो कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था, जो अधिक मात्रा में है वो है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर ठीक है, के आधार पर ये अपनी हेडिंग होगी। तो पहला वर्गीकरण हम किस आधार पर कर रहे हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था देखेंगे, मतलब वो ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है, आगे लिख सकता हूं मैं। आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। ढंग से सुन लो, कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के हैं परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो मैं इसके लिए एक सारणी बनाता हूं। पहला कॉलम क्रम संख्या का, ठीक है। दूसरा कॉलम मैं लिखने जा रहा हूं परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था। ठीक है। तीसरा कॉलम परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। क्लियर। चौथा कॉलम कोलाइडी विलयन का नाम। और लास्ट कॉलम उदाहरण, उस कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारी सारणी तैयार हो गई। तो कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के हैं
परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, नंबर 1 ए से याद करो, पहले ठोस, नंबर 2 फिर ठोस, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर द्रव, फिर द्रव, फिर गैस और फिर गैस। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 समझ जाओ। तो अपने 8 लाइन खींच देते हैं जिससे आपको क्लियर आए समझ में। देख लो भाई दोस्तों, ये वर्गीकरण में से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। लापरवाही से कोई लड़का ले रहा हो तो सीरियस ले ले थोड़ा सा। ठीक है, और ये लास्ट है, नीचे ले इसे बंद भी कर देते हैं ना, ये रहा लास्ट। तो कितने प्रकार के हैं दिख रहे हैं ना, 8 प्रकार के हैं। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था लिखी हुई है, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस। लड़का कहता है गैस भी 3 बार आएगा, मैंने कि नहीं आएगा, रुक जा भी समझ ले। इधर लिखते हैं ठोस, जैसे मैं बना रहा हूं इस तरह से आपको सारणी बनानी है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस और ठोस और द्रव। बात को समझ लो। देखो, एक कोलाइडी विलयन ऐसा हो सकता है जहां परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ही ठोस हों। एक ऐसा हो सकता है परिचित प्रावस्था ठोस परिक्षेपण माध्यम द्रव हो। एक ऐसा भी तो हो सकता है परिचित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो। ऐसे ही 3 ऐसे हो सकते हैं जिनमें परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, और लड़का सोचता है 3 ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो। तो एक और आना चाहिए गैस गैस। गैस गैस कोलाइडी विलयन नहीं होता बेटे, क्योंकि जब 2 गैस आपस में मिलती हैं तो वो समांगी मिश्रण बनाती हैं, और समांगी मिश्रण तो वो कोलाइडी विलयन नहीं होता, वो तो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। देखो, गैस गैस कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता, मतलब परिक्षेपण माध्यम भी गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस, ऐसा कोलाइडी विलयन नहीं बनता। क्योंकि 2 गैस अगर आपस में मिलेंगी तो वो समांगी मिश्रण बनाएंगी, वो तो वास्तविक विलयन बनाएंगी, कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। क्लियर? तो यहां तक आप ऐसे याद कर लो, ठोस ठोस ठोस, पहले परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस। फिर परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस और द्रव। अब कोलाइडी विलयन के नाम भी आपको क्रम से स्टार्ट करने हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, एक कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस परिक्षेपण माध्यम ठोस है, उस कोलाइडी विलयन का नाम लिखिए और उदाहरण लिखिए। ये पूछता है आपसे नाम और उदाहरण, ठीक है? या ऐसे दे देगा, कोलाइडी विलयन का नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था बताओ। कोलाइडी विलयन का नाम देकर के परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। तो आपको सीरियलिटी से याद करो, परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था याद कर लिया आपने, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस। फिर परिक्षेपण माध्यम की ऐसे लिखते चलो, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। अब नाम भी क्रम से याद करो। पहले का नाम ठोस सॉल, क्या नाम है? ठोस सॉल। फिर क्या नाम है? सॉल। और फिर क्या नाम है? एरोसॉल। एरोसॉल तो आपको आराम से याद हो गया होगा क्योंकि परिक्षेपण माध्यम गैस है, वायु है, और परिक्षेपण माध्यम वायु होगी तो कोलाइडी विलयन का नाम होगा एरोसॉल। तो तीनों को आप ढंग से याद कर लो, पहले तीनों को याद करो स्टार्टिंग के को, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल। बोलो मेरे संग, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल। एक बार और, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल। एक बार और, ठोस सॉल, सॉल, एरोसॉल। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद जेल, इमल्सन, जेल, इमल्सन, फिर एरोसॉल। बेटाओ जब परिक्षेपण माध्यम वायु आएगी, गैस आएगी, तो कोलाइडी विलयन का नाम एरोसॉल होगा। तो 3 और याद कर लो, जेल, इमल्सन और एरोसॉल।
हर तीसरे पे एरोसोल है। तो शुरू के याद करो, दोनों क्या बताए थे, ठोस सॉल, सॉल, एरोसोल, फिर जेल, एमल्सन, फिर एरोसोल, और अंत में दो बचे, ठोस फॉर्म और फॉर्म। ठोस फॉर्म और लास्ट में फॉर्म। तो पूरे के आठों के नाम को सीरियलिटी से याद रखो, ऐसे याद होंगे भाई। ठोस सॉल, सॉल, एरोसोल, जेल, एमल्सन, एरोसोल, और ठोस फॉर्म और फॉर्म हो गए। अब एक कॉलम और याद करना है बस, परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था याद है, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस। पेपर में क्वेश्चन आए, बना लो फटाफट सारणी और आंसर लिख दो। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। कोलॉइड विलयन के नाम, ठोस सॉल, सॉल, एरोसोल, जेल, एमल्सन, एरोसोल, ठोस फॉर्म और फॉर्म। याद करो यार, मेरे की याद नहीं है क्या, इस उम्र में याद कर लेता हूं, तुम याद नहीं कर सकते क्या, करो। अब उदाहरण, उदाहरणों को रटो नहीं, बुद्धि लगाओ। देखो, एक कोलॉइड विलयन है पहला, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, मतलब दोनों ही ठोस हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था वह होता है गर्मी का असर है ये। हाँ, परिक्षिप्त प्रावस्था वह अवयव होता है जो कम मात्रा में होता है, और परिक्षेपण माध्यम वह अवयव होता है जो अधिक मात्रा में होता है। मतलब पहला जो विलयन है, इसमें अधिक मात्रा में भी ठोस है और कम मात्रा में ठोस है। सिंपल कहूं, विलय और विलायक दोनों ही ठोस हैं। विलय मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम। इसके उदाहरण है रंगीन प्रस्तर, रंगीन प्रस्तर, जिनको रत्न भी कह सकते हैं। तुमने सुने होंगे नीलम, रूबी आदि। नीलम, रूबी सुने क्या, नीलम, रूबी। मैं बोल रहा हूं, ढंग से देख लो क्या लिख रहा है, नीलम और रूबी। नीलम रूबी हाथ में हाथ पहनते नहीं है, बाबा जी देते हैं, इसी को पहन लो, पूरे दोष दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट संकटों का निवारण हो जाएगा। तो वो सब रंगीन पत्थर हैं, उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ही ठोस होते हैं। रंगीन प्रस्तर बोल लो, उन्हें रत्न बोल लो भले ही, है ना। तो इसके एग्जाम्पल याद रखो भाई, सोच समझ करके। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, मतलब ज्यादा द्रव है और कम ठोस है। सही है, ज्यादा द्रव और कम ठोस। तो देखो, गोंद, स्टार्च, है ना, धातु आदि के जलीय विलयन, आदि के जलीय विलयन, जलीय विलयन। देखो, गोंद, स्टार्च, धातु आदि में ठोस कण होते हैं, इनमें धातु तो ठोस ही होती है, इनका जलीय विलयन जो होता है। सही है, कैसा जलीय विलयन, इनका कोलाइडी विलयन। मतलब जलीय विलयन तो है, पर वो कोलाइडी विलयन होना चाहिए, मतलब उनमें विलय के कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर व्यास का। ठोस और गैस, मतलब ज्यादा कौन है, परिक्षेपण माध्यम जो ज्यादा होता है गैस। गैस में ठोस, गैस में ठोस, तो गैस में ठोस तो ऐसे तो धुआं हो सकती है, जिसको हम धूम्र बोल लेते हैं। ठीक है, धूल भरी आंधी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। देखो, जो धुआं होती है, धुआं, उसमें वायु तो होती है ज्यादा, वायु तो होती है ज्यादा, धुआं में वायु ज्यादा होती है और उसमें छोटे छोटे ठोस कण होते हैं। तो वायु तो ज्यादा और ठोस कण उसमें होते हैं। ऐसी धूल भरी आंधी होती है, आंधी में वायु होती है ज्यादा और धूल के कण जो होते हैं वो कोलाइडी आकार के कण होते हैं। समझ गए ना, कणों का आकार भी तो होना चाहिए भाई, विलय के कणों का आकार भी तो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, द्रव ठोस, ज्यादा ठोस और कम द्रव। जेल, जेली देखिए ना, जेली वही है ये, जेली वाली टॉफी नहीं खाई क्या, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। देखो, इसके एग्जाम्पल है पनीर। पनीर देखिए आपने, जो पनीर का टुकड़ा होता है उसमें जगह जगह पानी की बूंदें भरी होती हैं, तो उसमें ठोस भाग तो होता है ज्यादा, जगह जगह पानी की बूंद होती है, बूंद,
विलेय पानी होता है जिनका आकार उन बूंदों का होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर व्यास का। ऐसा ही मक्खन होता है, मक्खन में भी जगह जगह पानी की बूंदें होती हैं, और जेली भी ऐसी ही होती है। जेली वाली टॉफी, उसमें भी ठोस ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। तो सोचो और समझो, एग्जाम्पल विशेष ढंग से इसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आता है बेटाओ, बार बार कह रहा हूँ, याद करो, बार बार पढ़ो, जब याद होगा। मेरे पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। द्रव द्रव इमल्सन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जल व तेल का मिश्रण। जल व तेल का मिश्रण, यही एग्जाम्पल याद रख लो केवल। देखो, जल में तेल को डाल करके हिला दें तो तेल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, तो दोनों ही लिक्विड है, सही है। जल और तेल का मिश्रण चल जाएगा। द्रव गैस, ज्यादा गैस और कम द्रव, ज्यादा गैस कम द्रव, तो इसका हो सकता है उदाहरण धुंध, कोहरा, धुंध, कोहरा, और बोले तो बादल। बादल भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। देखो, धुंध या कोहरे में तुम्हें पता ही है, वायु तो होती है ज्यादा गैस, और उसमें पानी की छोटे छोटे बूंद होती है जिनका आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर व्यास का। बादल में भी यही होता है, वायु ज्यादा होती है और उसमें पानी की बूंदें होती हैं। अच्छा, गैस और ठोस, परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, मतलब ज्यादा तो ठोस है और उसमें गैस, ज्यादा ठोस और उसमें गैस। देखो, ये रबर, स्पंज, ठोस ज्यादा है, बीच बीच में इसमें बूंद हैं वायु की, ठोस ज्यादा है, गैस कम है। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रबर हो सकती है, स्पंज हो सकती है। दोनों एग्जाम्पल याद कर लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, रबर स्पंज, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बचा गैस द्रव, द्रव ज्यादा गैस कम। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है फेंटी गई क्रीम, एक ही याद कर लो, चलो, फेंटी गई क्रीम। आपके पास क्रीम है, कोई उसको फेंट दिया, क्रीम समझते हो ना, जैसे दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, समझ गए होंगे। अब उस क्रीम को फेंट देंगे तो उसमें झाग बन जाएंगे ना। जब फेंटी गई क्रीम है, उसमें फेंटी गई क्रीम में गैस होती है, गैस के बुलबुले, और उसमें द्रव होता है, समझ गए, छाछ, फेंटी गई क्रीम, इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, सोच के समझ के याद करोगे तो ये याद आपके हो सकते हैं, पर आप अगर इन्हें रटने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होंगे। मैंने कहा जिस तरह से याद करिए, पहले ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव गैस, ऐसे याद कर लो। परिक्षिप्त प्रावस्था, भौतिक अवस्था, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस। फिर परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था एकांतर क्रम में चल रही है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। फिर इनके नाम याद कर लो सीरियलिटी से, ठोसोल, सॉल, एरोसोल, जेल, एमल्सन, एरोसोल, ठोस फॉर्म और फॉर्म, और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बुद्धि लगा करके याद करना है। तो ये वर्गीकरण शानदार। अब हम इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, पर उससे पहले वीडियो को पॉज करो, पहले नोट करो, फिर और बात करते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, नोट्स आपके पास उपलब्ध है तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि कई स्टूडेंट जिनको कई डायरेक्ट नोट्स बना रहे हैं ना ब्लैक उस पर से, बोर्ड पर से, तो उनको भी आसानी रहे, इसलिए मैं लिख रहा हूं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना, और कोरोना से बचकर रहें, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, ज़्यादा घूमें नहीं। इस समय क्या है, लोग बाग कोरोना को इग्नोर करने लग गए हैं। पहले कोरोना का हल्ला जाता था, मीडिया भी हमेशा, जैसे न्यूज़ चैनलों पर कोरोना चलता था, तो लोग बागों में भय था। अब धीरे धीरे क्या है, वो भय खत्म हो रहा है। ख़त्म मत कीजिए, भय को बनाए रखिए, क्योंकि खतरनाक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग।